चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि फ्रिक्शन के प्रेजेंस के अंदर एक बॉडी जब रोल करती हुई नीचे जाएगी, ठीक है, एक बॉडी जब रोल करेगी नीचे जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, देन व्हाट विल हैपन, उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा। तो हम मानते हैं कि इस तरीके से अगर बॉडी रोल करती है, सो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज अल्फा। अगर इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। कितना होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं पहले। अब ध्यान से देखिए, इस बॉडी पे एफबीटी बनाने की कोशिश करेंगे और इसकी दो इक्वेशंस बनाएंगे। कौन सी, एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। ऐसा लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, पर ध्यान से दें। अगर लॉज ऑफ मोशन का ये सवाल होता और यहाँ पर m मास होता तो इस पे नीचे की तरफ लगता है mg, इस तरफ लग रहा होता mg साइन थीटा, पीछे की तरफ लग रहा होता फ्रिक्शन, इस तरफ लगता नॉर्मल और यहां लगता mg कॉस थीटा। लगता कि नहीं, सही है। इसका एक्सेलरेशन आ रहा होता नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन। सो एक इक्वेशन हम बनाते परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन और एक बनाते पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। एक बनाएंगे परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर बनाते ही समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन में जीरो करो। नॉर्मल बराबर किसके आ जाएगा, नॉर्मल बराबर आ जाएगा mg cos थीटा की। सिंपल सीधी सी बात। दूसरी इक्वेशन एक और बना सकते हैं हम यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन बना सकते थे इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ये जा कहाँ रहा है, नीचे, तो पहले लिखेंगे mg साइन थीटा। पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन, और बराबर किसके कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन के। सो दिस विल बिकम mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से हमने इक्वेशन बनाना सीख लिया था लॉज ऑफ मोशन के अंदर। लेकिन यहां पर हमारी बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी। लॉज ऑफ मोशन में जो भी मासेस थे वो पॉइंट मासेस कंसीडर किए जाते थे, मतलब उनका वॉल्यूम नहीं है। यहां पर रिजिड बॉडीज हैं और रिजिड बॉडीज रोटेट कर सकती हैं। तो अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखो तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, वो तो हमें पता ही है, वर्टिकली डाउनवर्ड इज mg। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट, mg sin थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, mg cos थीटा। यहां पर क्या लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा और इसके पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। सो एक इक्वेशन तो क्लियरली अपन को दिख रही है कि mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। ये वाली इक्वेशन तो यहाँ पे भी वैलिड है और यहाँ पे भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन यहाँ पे भी दिख रही है, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, तो ये वाली इक्वेशन भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। अब यहाँ पर क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है तो रोटेशन के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो फोर्स यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, देखिए mg sin थीटा को देखो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है मेरी, इसके अबाउट ये बॉडी क्या करती है, रोल करती है, रोटेट करती है। दैट मींस इस पॉइंट पे ही ये फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स का टॉर्क कितना, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब इसका कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, सिमिलरली इसका भी कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, ऐसे इसका भी नहीं है और mg cos थीटा का भी नहीं है। बचा कौन सा फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ना एक्ट करके इससे r डिस्टेंस दूरी पे एक्ट करता है। दैट मींस यहां पर रोटेशनल इफेक्ट हम किसका कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शन का कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखो और समझो क्या हो रहा है। So this particular equation can be removed and see what is happening. This is the rolling body, vertically downward mg force, here mg sin theta, here mg cos theta, here it is friction और यहां पर लगेगा नॉर्मल। अब जो फ्रिक्शन है सिर्फ इसी का क्या मिल रहा है मेरे को, टॉर्क एक्ट करता हुआ दिख रहा है। सो अपन कह सकते हैं कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बराबर यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे फोर्स लग रहा है, जो कि इसको एक टर्निंग इफेक्ट देगा कि नहीं देगा, कैसा दे रहा है, इस तरीके का टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। समझ में आ रही है बात? ये फोर्स अगर इस पर ऐसे लगाऊंगा तो ये रोटेट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, और कुछ सोचो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा तो नीचे आएगा। सही बात है, सीधी सिंपल सी चीज। अब यहां पर टॉर्क देखते हैं तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एफ इंटू आर। जो भी फ्रिक्शन लग रहा है एफ, और जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। टॉर्क बराबर होता है आई एल्फा के, टॉर्क बराबर होता है आई इंटू एल्फा, एंड जो एल्फा होता है दैट एल्फा विल बी इक्वल टू
ए बाय आर पुट कर दें यहाँ पर। सो टॉर्क जो निकला एफ आर बराबर आई इंटू ए बाय आर हो गया। सही है। अब यहां से अपन फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी आई ए बाय आर स्क्वायर। ये मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से निकल के आई। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट तक। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है। एफ इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या जानते हैं कि ये जा रहा है नीचे की तरफ। कितना फोर्स इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है? तो mg sin theta force is acting in the downward direction. mg sin theta force will make this particle to move in downward direction. mg sin theta force will make this particle to move in the downward direction. पीछे इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है a, सो इक्वेशन बनेगी mg sin theta माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये इक्वेशन वही लॉज ऑफ मोशन वाली इक्वेशन है, कुछ नहीं किया अपन। अब क्या करेंगे अपन? फ्रिक्शन की जगह क्या पुट कर देंगे? आई ए बाय आर स्क्वायर। कहां से निकाला? टॉर्क से निकाला। उठा के पुट कर दें। पुट करेंगे तो मेरे पास बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, ये इधर ही रहने दो। तो ये बनेगा मेरे पास एम जी साइन थीटा mg साइन थीटा ए कॉमन, अंदर बचेगा मेरे पास एम बी कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर, एम ए कॉमन, अंदर मेरे पास बचेगा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला बना। m से m को कैंसिल किया, a की वैल्यू यहां से क्या निकलती है? तो a की वैल्यू निकलेगी g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, and this is the formula for acceleration of any rolling body which is going down the inclined plane in the presence of friction. So काम वही चीज की है जो लॉज ऑफ मोशन में किया था, वही इक्वेशन बनाई mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन तो चेंज क्या है? तो चेंज इक्वेशन में दिख रहा है फ्रॉम टॉर्क। टॉर्क किसकी वजह से आया? फ्रिक्शन की वजह से। और रोटेशन की शुरुआत में अभी बताया था, रोलिंग की शुरुआत में, कि बॉडी पहले यहां से जब रोल करने लगेगी तो ग्राउंड को पीछे पुश करेगी, बदले में आगे जाएगी। तो उस तरीके से यहां पर मेरे पास एक पर्टिकुलर आपको रोलिंग मोशन के अंदर एक्सेलरेशन निकल के दिख रहा है। फटाफट बताइए, कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन के अंदर? इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज रेज हैंड। क्लियर है? चलिए, होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान चीज है। हैंड रेज करके बताओ सबको क्लियर है तो। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कोई भी बॉडी ले ली थी, मैंने आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया दैट दिस इज सिलेंडर, दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ क्यूब, क्यूबॉइड, मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ कोई भी आर्बिट्रेरी बॉडी लेके सॉल्व कर दिया। अब अपन देखेंगे कि अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन कितना होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट सॉलिड सिलेंडर। ये मैंने यहाँ पर मिटाया इसको और यहाँ पर लिखा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की अगर बात की जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। उठा के उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की जगह हम रख देंगे एम आर स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर। सही है? एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? दिस बिकम्स जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो दिस बिकम्स 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर के लिए ये आ गया। ऐसे ही हॉलो सिलेंडर के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले लेंगे? हॉलो सिलेंडर के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर के लिए कितना ले लेंगे? I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ऐसे ही हॉलो सिलेंडर के लिए कितना ले लेंगे? 2/3 एम आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा?
डिफरेंट रहेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन हमारे स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम जब स्कूल के एग्जाम फाइनल देंगे तो हो सकता है फाइनल एग्जाम के अंदर आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जाए, ठीक है। बट न्यूमेरिकल के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन आपको दे रखा है सॉलिड स्फीयर के लिए, तो आप डायरेक्टली 2/5 mr² I की जगह पुट करिए और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं नहीं मानता इसके अंदर कोई भी चीज मुश्किल है, बस आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते जाना है, आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए मूविंग ऑन। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पिछली क्लास में इस चीज को डिस्कस किया था, लेकिन फिर से इसको अपन एक बार डिस्कस करेंगे डेरिवेशन के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखना। अब जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो मैं 100% इस बार किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे किसी भी h हाइट ऊपर थी। कोई भी बॉडी हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मान लेते हैं ये किसी h हाइट पे है। अब ये बॉडी करती है रोटेट, रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन शो करेगी, नीचे भी आएगी, साथ साथ रिवॉल्व भी कर रही होगी। कुछ देर बाद कहां पहुंची? ग्राउंड पे पहुंची। So we can say after some time it reaches the ground and it is having some v velocity when it reaches the ground. सही बात है कि नहीं? इनिशियली इसके पास कितनी वेलोसिटी थी, तो हम मानते हैं हमने जस्ट इसको क्या किया, रिलीज किया। When it is just released from the h point, so initial velocity will be 0. So initial velocity is 0. कोई बात करे कि भाई यहां पर कैसे आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, तो आप खुद सोचो। इनिशियली इसके पास कुछ एनर्जी थी, सिस्टम है आइसोलेटेड, जो एनर्जी इनिशियली थी वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक में। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो h हाइट पे था, m मास का ऑब्जेक्ट है, सो mgh बराबर किसके करेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए रोटेशन मोशन नहीं है ये, सिर्फ ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल है, तो हम इसमें रोटेशनल वाली तो एनर्जी लाएंगे ही, साथ ही साथ ट्रांसलेशनल एनर्जी को भी ऐड कर देंगे, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पिछली ही क्लास के अंदर अपन ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी को निकाला था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी हो जाएगी, कौन बता सकता है? जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जब ये ग्राउंड पे पहुंच गया तो हाइट कितनी हो गई? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी हो गई 0, सो वी कैन से प्लस 0। v इज इक्वल टू व्हाट? v इज इक्वल टू ओमेगा r। उठा के ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं v बाय r, पुट करें, फॉर्मूला विल बी दिस mgh इज इक्वल टू हाफ i v स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर टोटल जगह से कॉमन ले लिया, सो दिस बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर। अंदर बचा मेरे पास 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, सिंपल, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी एच। एम से एम कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वी नो दैट रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई एम। उठा के अपन इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो दिस बिकम्स जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी पिछली क्लास में देखा है हमने, ठीक है। चलिए अब ध्यान से क्या देखिए, यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बना 2gh, इसको ले जाएंगे नीचे, ये बनेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। और ये v स्क्वायर के बराबर था, तो इस पूरे को कहां ले जाएंगे? अंडर रूट में, और ये वेलोसिटी मिल जाएगी। डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं,
या तो आप हर क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करवाइए। सो फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव टू अप्रोचेस, ईदर यू डायरेक्टली लर्न द फॉर्मूला, आप या तो डायरेक्टली फॉर्मूले को याद कर लो और एग्जाम में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप ये अप्रोच याद करके रखिए दैट शुरुआत में जो एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। अगर शुरुआत वाली एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर है, दैट मींस वी कैन से कि जो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो भी बॉडी के पास थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक के अंदर। अगर वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, दैट मींस वी कैन से कि mgh इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कॉमन लिया यहां से क्या निकला, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर अंदर क्या निकल रहा है, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करा मेरे पास फाइनल आंसर क्या निकल रहा है, 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड पूरे को डाल दिया अंडर रूट में, बराबर किसके आया, वेलोसिटी के। एंड दिस इज द पर्टिकुलर वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए फटाफट हैंड रेज करके। जब हाफ एम वी स्क्वायर को यहां से कॉमन लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, यहां पर m नहीं है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, m कॉमन ही तो लिया है। तो क्या बचा, हाफ एम वी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। m से m कैंसिल, m से m कैंसिल होने के बाद मेरे पास नेक्स्ट लाइन में क्या बनता है, मेरे पास नेक्स्ट लाइन में इधर बचता है gh, इधर बचता है वी स्क्वायर बाय 2, बचता है कि नहीं, वी स्क्वायर बाय 2, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ वायरेशन क्या होता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई एम। तो आई बाई एम यहां पर था, ये देखो इसी जगह क्या रख दिया, और बस उसी को लास्ट में बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको डिनोमिनेटर में लेकर और v की वैल्यू निकाल दी, फॉर्मूला बना दिया। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है फटाफट। ऑनलाइन बताइए सबको क्लियर है कि नहीं, पास। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, एक छोटा सा फिनोमेना और देखते हैं, ध्यान से देखो। लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन का, फिर उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे और चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, कल से क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो जितने भी बच्चों को अभी तक रोटेशन में डाउट है वो क्वेश्चंस को मिस ना करें, क्योंकि क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड में मैंने रस्सी को ऐसे बांधा इस तरीके से, इमेजिन कर पा रहे हो किस तरीके से मैंने रस्सी को इस पे लपेट रखा। अब अगर मैं इस तरफ से यहां से रस्सी को अगर नीचे पुल करने की कोशिश करूं, अगर मैं इस रस्सी को नीचे पुल करने की कोशिश करूंगा तो ये पूरा पूरा सिलेंडर ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे समझिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, आपके पास लटाई है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, उसके ऊपर आपका जो भी धागा है वो लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप पतंग उड़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो धागा उस पर्टिकुलर सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से लपेटा हुआ है और यहाँ से एक धागा ऐसे जा रहा है। जब ये धागा खिंचता है एक तरफ, एफ फोर्स आपने लगाया, तो इस पे क्या आता है, रोटेशन। हम इसी रोटेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना टॉर्क रहेगा, कितना फोर्स रहेगा, एंगुलर रोटेशन कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उन सब की बात करेंगे। चलिए, तो ये चीज के बारे में हम समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। आइए, मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाया नीचे की तरफ धागे की हेल्प से। तो धागे की हेल्प से फोर्स लगाऊंगा तो देखो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस, एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट दिस द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट रोटेटिंग। अब ये रोटेट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरफ से देखने की कोशिश करूं तो मेरे को कैसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ऐसा सर्कुलर सा क्रॉस सेक्शन दिखेगा, जिसके ऊपर मैंने वायर्स को ऐसे लपेट रखा होगा और यहां से एक एंड ऐसा नीचे जा रहा होगा जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एफ फोर्स से नीचे पुल कर रहा हूं। सही बात है कि नहीं। तो एफ फोर्स से यहां मैंने पुल किया,
चलिए इधर देखिए, तो इधर क्या हो रहा है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है इसका रेडियस आर। सीधी सिंपल सी बात। कोई अपन से पूछे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो जब आप F फोर्स नीचे अप्लाई करोगे तो टॉर्क कितना जनरेट होगा, टॉर्क जनरेटेड विल बी इक्वल टू F इंटू आर। सिंपल सा फॉर्मूला। F यहां पर फोर्स लगाया गया, R डिस्टेंस पे लगाया गया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क आ गया F इंटू आर। हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा के, सो इसको बराबर कर दो आई अल्फा के। कोई पूछे एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर कितना बना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा बराबर एफ आर अपॉन आई, सो एफ आर अपॉन आई। क्लियर है कि नहीं? अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा आर, सो अल्फा विल बी इक्वल टू ए बाय आर। पुट करेंगे इसके अंदर तो ए की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी एफ आर स्क्वायर बाय आई। कुछ नहीं किया, अल्फा की जगह ए बाय आर पुट किया, आर इधर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा और मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है एफ आर स्क्वायर बाय आई। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है एफ आर बाय आई एंड द फाइनल इज टॉर्क जनरेटेड आपने निकाल लिया एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये भी क्वेश्चन रहता है, ये हमारी अप्रोच रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। जब आप इस पर ऐसे फोर्स लगाते हैं तो आपने टेंजेंशियली फोर्स लगाया ना, क्यों? क्योंकि धागा तो इसके ऊपर ऐसे लपटा हुआ होगा। धागा जब इसके ऊपर ऐसे लपटा हुआ है तो आपने जब फोर्स लगाया तो आपने टेंजेंशियली फोर्स लगाया। टेंजेंशियल फोर्स लगाया, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होती थी, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये क्या करने लगेगा, रोटेट। जब एक एक्सिस के ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट होने लगेगा, आप इसको खींच रहे हो, दैट मींस कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लग रहा है कितना, एफ इंटू आर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस है। ये बराबर किसके होता है, आई अल्फा के। यहां से अपन ने अल्फा की वैल्यू निकाली और एक्सेलरेशन की भी वैल्यू निकाली। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? ये एक तरीके से अप्रोच है, दिस इज वन अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ डेरिवेशन। डेरिवेशन नहीं सिखा रहा हूं, इसका डेरिवेशन भी बुक्स में होता है, लेकिन डेरिवेशन को याद करके कोई फायदा नहीं है। अप्रोच सीखो, समझो हो क्या रहा है, ठीक है। फील लेने की कोशिश करो कि जब फोर्स लगाएंगे ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। बस ये चीज याद रखनी। चलिए फटाफट यस रेज आंसर। अब आते हैं इसके अंदर रोटेशन मोशन के अंदर क्वेश्चंस। सो अब आगे के 2-3 दिन हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस भी इस तरीके से करेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस वाली क्लास है वो आप मिस ना करें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी इस चैप्टर के अंदर हैं जो कि मैं क्वेश्चंस के तौर पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस के तौर पे आपको वो टॉपिक्स भी समझ में आ जाएंगे और पिछला कोई टॉपिक अगर मिस हो गया है, जैसे मान लो किसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता या किसी को टॉर्क नहीं आता, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में अराउंड 40 के करीब क्वेश्चंस है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और अराउंड 40-50 क्वेश्चंस अपन उसके अलावा भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। अभी की क्लास में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कर दो, अदरवाइज हम आज की क्लास फिर यहीं पे